हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीजीएल 2024 के बारे में कि आपके सीजीएल 2024 एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, या आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप नए हो, ठीक है, तो आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, या कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी अपने टाइम पे, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स को लेकर, रीजनिंग को लेकर, इंग्लिश को लेकर, जीके को लेकर, या आप जो इस टाइम चल रहा है कि सीजीएल सीईटी क्या चेंज आएगा या क्या चेंज आ सकता है, या अगर टीसीएस वेंडर नहीं रहा तो क्या होगा, मेडिकल के लिए आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फिर भी कोई चीज अगर छूट जाए तो आप कमेंट मुझे कर देना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा या अगले वीडियो में वो चीज को कवर कर लूंगा, ठीक है। उससे पहले कि भाई हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां हर चीज का मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो छोटी मोटी चीजें होती है जो मैं वहां पे वीडियोस वगैरह लिंक वगैरह शेयर कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे कमेंट में ही पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप। तो अब शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपका एग्जाम लगभग, देखो एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं ना मैं, जब 2019 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और सीजीएल 2018 का एग्जाम जब 2019 में होना था, ठीक है, तो उसकी डेट आई थी जून, 4 जून से 13 जून, और मई में इलेक्शन खत्म हो गए थे, ठीक है। ये एग्जाम मार्च में भी हो सकता था क्योंकि टाइम था इनके पास। फिर भी इसकी एग्जाम जो डेट आई थी फरवरी के आसपास, और कैलेंडर आ गया था, उसमें डेट लिखी हुई थी भैया कि 4 जून से 13 जून आपका एग्जाम होगा सीजीएल 2018 का 19 में, ठीक है। तो इलेक्शन में ये होता है भाई साहब, जब भी इलेक्शन आते हैं ना, तो इलेक्शन के दौरान एग्जाम करवाना मुश्किल होता है इन सब लोगों के लिए, ठीक है। तो हाई चांस यही है कि इस बार भी वही मई में इलेक्शन आने वाले हैं आपके 2024 में, तो हाई चांस है अगेन जून और जुलाई में जिस तरीके से आपका सीजीएल 2023 हुआ, उसी तरीके से सीजीएल 2024 होने के हाई चांस है, ठीक है। अब सीईटी होता है, सीजीएल होता है, ये सब बात की बात है, ठीक है। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि अगर सीईटी भी होता है ना, तो भी आपका मेंस का जो पैटर्न है, जो अभी 130 क्वेश्चन वाला मेंस हो रखा है, जिसमें 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, या 25 जीके के और 45 इंग्लिश के, ठीक है, ये चीज यही रहेगी। अगर कुछ सीईटी आ भी गया तो प्री में छोटा मोटा कुछ बदल जाएगा, मेंस आपका बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आप तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहो, जिस तरीके, अगर मतलब ज्यादा दिमाग इनमें लगाओ मत हो, क्योंकि होगा क्या, एंड तक आप कंफ्यूज रहोगे कि टीसीएस आएगा नहीं आएगा, सीटी होगा नहीं होगा, और एंड में जब बदलाव हो जाएगा, वो टाइम कम रह जाएगा, तब आपको ऐसा पता चलेगा कि टाइम तो बहुत कम रह गया, अब तो हम तैयारी नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीजों में ध्यान बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, और पूरी तैयारी, पूरी ताकत से अपनी तैयारी में लगे रहो। आप जो बदलाव होगा वो पता चल जाएगा, और बदलाव होगा तो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो बात करता हूं मैं आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि भाई सबसे पहले मैं स्टडी बता क्यों रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले सीजीएल 2018 दिया था, मेरे उसमें 5000 रैंक थी, गिरते पड़ते 5000 रैंक आ गई मेरी, क्योंकि वो मेरा पहला एग्जाम था, तैयारी कुछ खास थी नहीं मेरी, और गिरते पड़ते मैं 5000 रैंक तक पहुंच गया, ऑडिटर मिला मेरे को। कुछ कमियां रह गई थी जो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो कमी नहीं करो, ठीक है, वो गलतियां मत करो, ठीक है। और उसके बाद मैंने सीजीएल 2020 भी दिया, उसमें मेरी 191 ऑल इंडिया रैंक आई थी, ठीक है। तो जब मैंने कमियां थी तो उस टाइम कमियों के साथ मैंने एग्जाम दिया तो 5000 रैंक आई, कमियां सुधारी, मैंने एग्जाम दिया तो 191 रैंक आई। तो उन्हीं कमियों के बारे में, उन्हीं गलतियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों ने, वैसे तो आधे से ज्यादा लोग जो सीजीएल 2024 देने वाले हैं, 70% 60% का ने तो पहले कोचिंग कर रखी कहीं ना कहीं से, पक्की बात है, सब लोग कहीं ना कहीं से कोचिंग करके बैठे हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि आपको क्या करना है ना, कहीं भी से भी, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां मर्जी पढ़े, वहां से आप किसी भी टीचर की, किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर के लिए मैं बोल नहीं रहा, जहां से भी आपको कोचिंग करनी है वहां से कोचिंग कर लो, एक बार कोचिंग कर लो पर, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों सब्जेक्ट की एक बार ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप कोचिंग कर लोगे ना, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा एक बार के लिए, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, वहां से आपको तैयारी करने की एक राह दिखेगी, एक रास्ता दिखेगा आपको। दूसरी बात कि आपको जो बुक्स है, शुरुआत में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले तो हमारा 6 महीने 8 महीने में हमारी कोचिंग कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चाहे टीसीएस आए, चाहे कोई और एग्जाम यूपीएससी आए, चाहे कोई नासा वगैरह आके आपको एग्जाम कराएं, प्रीवियस ईयर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि कोचिंग जब आप ज्वाइन करो ना, कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग ज्वाइन करने के साथ ही मार्केट जाके जो किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है, जो मैथ्स की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, जीके की भी आती है, और दोनों मीडियम में आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आते हैं, लगभग सब में 10-15 हजार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको परचेज करके अपने टेबल पर रख लेना, और वो आपकी टेबल पे हमेशा होनी चाहिए। आप कोचिंग में जो चीज पढ़ रहे हो, आज आप कोचिंग में मैथ्स चल रही है भाई साहब, ज्योमेट्री चल रही है, ठीक है, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ा रहे हैं सर, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको घर आना है
और जो मैथ्स वाली बुक है किरण की प्रीवियस ईयर वाली, उसको ओपन करो और उसमें ओपन करके जो ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको लगाने का ट्राई करो। ठीक है, आपके इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं अभी, एरर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एरर में आओ आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एरर के उनको अटेंड करो। ठीक है, ऐसे आप जीके में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री चल रही है आपकी, मुगल वंश चल रहा है आपका, तो आओ उसमें जो जीके वाली बुक है उसमें जो मुगल वंश के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अटेंड करो। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, ये गलती मत करना और स्टूडेंट की तरह कि आप पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। बस 6 महीने से आपके सिलेबस के और फिर 6 महीने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, 1 साल बाद तो आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी बदलेंगे ही नहीं, वही चीजें घूम रहे कि आप एक काम करो ना, एक बार के लिए कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो और आप उसमें देखो कि सीजीएल 18 में जो क्वेश्चन आए थे वो प्रीवियस ईयर थे नहीं थे, या सीजीएल, मेरी बात मत मानो आप तो खुद चेक करो कि सीजीएल 19 में प्रीवियस ईयर आए थे नहीं आए थे, या 20 में या 21 में या 22 के या 23 के प्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे। भाई प्रीवियस ईयर घूम घाम के वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आज भी जब कम्युनिटी पोस्ट पे कोई एंटोनिम या सिंटोनिम का क्विज डालने के लिए जाता हूं ना, तो फिर से घूम फिर के मुझे गिनती के वही वर्ड दिखते हैं जो बार बार हर साल आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहली सलाह है कि आपका कोचिंग का कोर्स और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको साथ करते हुए चलना है आपको किसी भी हालत में। जिस दिन आपका कोचिंग में कोर्स खत्म हो, कि जैसे आज आपने सितंबर से स्टार्ट कर दी, अक्टूबर से स्टार्ट कर दी, कि 10 अक्टूबर से आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी और 10 फरवरी को या 10 मार्च को आपका सिलेबस खत्म होगा मान लो। ठीक है, तो कोचिंग में सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर भी 70% 80% खत्म हो जाने चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया ना तो आप बहुत ही ज्यादा जीत में हो, ये पक्की बात है। ठीक है, तो किरण की जो ने बताया को 4 किताबें अच्छी किताबें दोनों मीडियम मिल जाती है और इनमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना आपको टाइप वाइज। ठीक है, जिस टाइम आपको कोचिंग में ये वाला टाइप पढ़ाया तो उसके सारे टाइप लगा लो, ये वाला टाइप पढ़ाया तो उसके सारे टाइप लगा लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये बुक आप लेके रख लेना। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, मॉक टेस्ट। तो जिस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मान लो आपका सिलेबस हो गया 50% 60% हो गया और बहुत सारा का जिनका हो भी रखा है, देखो मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस वीडियो में कि जब मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम लगाया ना, जब मैंने बिल्कुल ना मतलब 15 20 30 40 से कुछ मॉक लगाएंगे मैंने प्री के, उस टाइम पे मेरी 5000 रैंक आई थी भाई। ठीक है, किस्मत से सिलेक्शन हो गया, जनरल से था, फिर भी मतलब 5043 मेरी रैंक आई, 11000 पोस्ट आ गई थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उस टाइम मैंने मॉक बहुत कम लगाए थे, पर जब मैंने मॉक लगाए, जब मैंने मॉक ही सब कुछ मतलब तैयारी का मतलब ही मैंने क्या मान लिया, मॉक टेस्ट होता है, तब मैंने दिन रात जब मैंने मॉक लगाया ना तब मेरे 191 ऑल इंडिया रैंक आई, प्री में मेरे 185 मार्क्स आए और बहुत ही हर चीज शानदार रही। ठीक है, तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाई लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, जो 1-2 बार प्री दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के लिए तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट डेली लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, ये दो इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने 1-2 प्री दे लिए, सीजीएल का सीजल का पर नहीं हुआ या 1-2-3 नंबर से रह गए, उनसे बात कर रहा हूं मैं। तो भाई एक वो लोग जो अभी कोचिंग करना चाह रहे हैं, कोचिंग करना स्टार्ट कर दी, उनका जैसे 60% 70% कोर्स हो जाए ना तो मॉक पे आ जाना, डेली का एक मॉक और उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस भी अच्छे तरीके से होता है यार। आपने कोई क्वेश्चन किया, नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, एग्जाम सबमिट कर दिया आपने, सोल्यूशन देख रहे हो आप, एनालिसिस के टाइम आपने देखा कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला था, ये मैंने नहीं लगाया, अगर ये फॉर्मूला मुझे याद होता तो डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को कर लेता। तो आप कुछ भी नहीं करना, अपने रजिस्टर में उस फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, खुद के नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ो। लोग बार बार आके कहते हैं कि भैया मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। भाई मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप मॉक दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे, जो संभव ही नहीं है। आपने आज कोई क्वेश्चन था उसको किया, नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, आप उसको एनालिसिस में आपने उसका सोल्यूशन देख लिया। जब आज के 10 दिन बाद वो क्वेश्चन वापस आएगा, इस बार तो कर लोगे, चलो इस बार भी नहीं हुआ, 5 दिन बाद फिर से आएगा, अब तो कर लोगे ना, चौथी बार में, 5 बार में, छठी बार में तो कर लोगे आप, सीधी सी बात है ना। तो यही चीज है, अगर आप मॉक दे रहे हो ढंग से, एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता आपका स्कोर नहीं मतलब डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो ये वाली बात होगी बुक्स के बारे में और कोर्स के बारे में और मॉक टेस्ट के बारे में। कहां से देने, देखो टेक्स्ट बुक से दो, ओली बोर्ड से दो, प्रैक्टिस मॉक के दो, सुपर मॉक के दो, ग्रेड अप के दो, कहीं से भी दो, देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक वाला का कनेक्शन है ऊपर और उसी के पेपर आते हैं, या ओली बोर्ड वाला कनेक्शन है उन्हीं का पेपर आते हैं। जो आपको सस्ती लगे, जो आपको सबके एक एक मॉक फ्री होते हैं, फ्री वाले मॉक लगाओ, जो आपको बेस्ट लग रही है उसका परचेस कर लो, पर मॉक परचेस कर लेना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बात बताऊं मैं आपको दोस्तों कि हाँ अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग के बारे में। दोस्तों रीजनिंग में मैं बताऊं आपको,
कि मेरे टाइम क्या हुआ था ना, मैंने जब 1 महीने पढ़ा, मैं 1 महीने की कोचिंग करने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैं किरण के प्रीवियस ईयर लगे हुआ धमाधम से, मेरी फुल स्पीड से रीडिंग में चल रही थी। रीजनिंग के लिए मात्र एक बुक किरण की प्रीवियस ईयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उससे जब मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे समझ में आया कि यार रीजनिंग में 35-40 नंबर तो मेरे अभी आ रहे हैं। जो पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन थे, या फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन थे, या वाटर इमेज वाले क्वेश्चन थे, पासे वाले क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, ये तो मेरे को आए रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार मैं कोचिंग में 1 घंटा कम जाऊंगा, जो रीजनिंग वाला टाइम है उसमें नहीं जाऊंगा, 3 घंटे की कोचिंग होगा। मैथ्स जीके और इंग्लिश ही करूंगा, रीजनिंग में नहीं कर रहा। मैं डेली का 1 घंटा मेरा खराब नहीं कर रहा। मैं डेली मेरे 25, 30, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं घर पे लगा लूंगा, और जब बाद में मॉक टेस्ट लगाऊंगा ना, तो वहां 25 क्वेश्चन और लगा लूंगा मैं। तो मैंने यही किया। आपको देखो, रीजनिंग के लिए मात्र एक बुक फॉलो कर लो, किरण की प्रीवियस ईयर वाली, और उससे डेली के 40-50 क्वेश्चन आप लगाने लग जाओ। ठीक है, एग्जाम तक डेफिनेटली आपके धीरे धीरे करके, अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक से ब्लड रिलेशन है, वो लग रहा है कि यार ये तो आ ही नहीं रहा, तो यूट्यूब पे सर्च कर लो आप। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रखे हैं जहां आपको इसके बारे में अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का यही है कि एक ही बुक फॉलो करनी, इसके अलावा कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी आपको रीजनिंग को लेकर। ठीक है, इसके बाद बताऊं मैं आपको मैथ्स के बारे में। देखो, मैंने बताया कि मैथ्स का आप सिलेबस ज्वाइन कर लो। मैंने मैथ्स पढ़ी थी गगन प्रताप सर, मैंने बता रखा है आपको। मैंने मेंस के लिए मैथ्स गगन प्रताप सर से पढ़ी थी। 6 महीने का कोर्स था और 1500 का कुछ लिया था मैंने। ठीक है, मैंने कोरोना की वजह से मैंने पूरा कोर्स किया, अच्छे से किया, तो मेरे नोट्स बहुत शानदार हो गए। मैंने शॉर्ट नोट बनाए। मेन चीज जो मेरी थी ना, मैं बता रहा हूं आपको, कि मेरी कोचिंग चल रही है और साथ में मैं जो किरण की प्रीवियस वाली बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी चल रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहा मैं। और जब कोचिंग मेरी खत्म हुई ना, कि पूरा मतलब कोचिंग खत्म होगी, तब तक मैं किरण को मतलब प्रीवियस ईयर वाले जो 10-12 हजार क्वेश्चन थे उनको निपटा भी चुका था, बहुत आराम से निपटा चुका था मैं। ठीक है, तो इसका ये मुझे फायदा हुआ कि मेरे मैथ्स का स्कोर काफी अच्छा आया। आपको भी ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो मैथ्स का एक टॉपिक छोड़ना मत। बहुत सारे लोग करते हैं कि यार ज्योमेट्री कर ली, मैथ्स छोड़ देता हूं, या ये टॉपिक छोड़ता हूं, एक टॉपिक पूरे कवर करो। ठीक है, दूसरी बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, हाथों हाथ। जो टॉपिक आपका कोचिंग में चल रहा है उसी को साथ साथ में निपटाते रहो, बहुत आसानी से। उस टाइम बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप सोचोगे ना कि एक बार पूरी मैथ्स पढ़ लूं और फिर मैं स्टार्ट करूं, तो वो चीज नहीं हो पाएगी कभी। ठीक है, 30 शॉर्ट नोट आप बनाते हुए चलो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बता ही दिया। डेफिनेटली यहां से आपका काम हो जाएगा अच्छी तरह से। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके भाई साहब, जीके में आपको क्या करना है ना, देखो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो 75 मार्क्स की आती हैं, और आज के टाइम पे डिसाइडिंग जो मैथ्स में आपका मेंस में सिलेक्शन जो डिसाइड कर रहा है ना, वो जीके कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में रीजनिंग में लोग स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश लोगों को आती है, तो जीके वैसी होगी जो खतरनाक आती है और हालत बिगाड़ देती है। हमें क्या करना है ना, कि आपकी कोचिंग में जो आपको पढ़ा रहा है वो तो पढ़ लो आप आराम से, कोई इशू नहीं है। उसके नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करते रहो। खुद से एक एक 2-2 टॉपिक खुद भी लिखते रहो। टॉपिक का पता कहां चलेगा, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने बोला आपको कि प्रीवियस ईयर देखते हुए चलो। आपने प्रीवियस ईयर में उठा के देखा भाई साहब कि यार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको फटाफट से आपकी कोचिंग में भी से पढ़ा दिया जाएगा। आपकी कोचिंग में पढ़ा देंगे। फिर आप क्या करना है, फटाफट से यूट्यूब से कहीं से भी देख के कि जितने भी विटामिन है, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और सारे विटामिनों के रासायनिक नाम आपने लिख लिए। फिर आपसे पूछा अगले दिन कि भैया संविधान का संशोधन हुआ था, 104वां संशोधन क्या था। ठीक है, इसका मतलब संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो 20-25 इंपॉर्टेंट संविधान जो संशोधन है वो आपने फटाफट नोट कर लिए, और आप ऐसे नोट्स बनाते हो चलो खुद के। टॉपिक पता कहां चलेंगे, प्रीवियस ईयर से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, वहां से आपको टॉपिक पता चलेंगे कि मुझे कौन कौन टॉपिक लिखने हैं। तो टॉपिक करते हुए चलो। और करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर आ भी जाएगी, नहीं भी आएगी। ठीक है, करंट अफेयर ये भी हो सकता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वो आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 2 साल की या 3 साल की आ रही। आपको अभी से क्या करना है ना, आपका एग्जाम मान लो जुलाई में होने वाला है सीजीएल का। ठीक है, अभी चल रहा है सितंबर, तो अभी से ही जनवरी 2023 है और जून जुलाई 2024 से करंट अफेयर आपको करनी है। ठीक है, तो अभी से करते हुए चलो। अगर डेली का एक वीडियो भी अभी देखोगे ना आप, डेली वाला नहीं, वीकली वाला या मंथली वाला। ठीक है, डेली करंट अफेयर हमको नहीं देखनी, या तो वीकली देखनी है या मंथली देखनी है, उनको देखते हुए चलोगे ना अभी से, तो आपके पास टाइम है इतना कि आप आराम से कर लोगे करंट अफेयर को। कहां से करनी है, हिंदी वालों के जैसे क्रैक एग्जाम है या परचम क्लासेस है, बहुत सही है। और इंग्लिश वालों के लिए जैसे मैं बताऊं आपको, जो परचम क्लासेस है वो मैडम इंग्लिश में भी कराती हैं, और एक और था जो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, बाकी मैं आपको इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ठीक है, तो ये जीके के लिए हो गया। अब बात करता हूं मैं दोस्तों इंग्लिश की। दोस्तों मुझे अब मेरी जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है ना, उसमें वाकई में मुझे नाज होता है। क्यों, मैं बिल्कुल गांव से हूं, मतलब ठीक है, राजस्थान में बूंदी जिले में, और हिंदी मीडियम से था मैं, फिर भी मेरा इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा है यार। प्री में मेरा स्कोर 50 में से 50 था सीजीएल 2020 में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सही थी,
पहले मैं मॉक लगाता था तो मेरे 25 में से 10 सही, 15 गलत, 12 सही, 13 गलत, यहाँ पे मेरी गाड़ी देती थी, ठीक है। और मेन एग्जाम मेरे 25 में से 25 सही हुए। तो भाई सुन लो स्ट्रेटेजी, एक तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। वैसे मैंने इंग्लिश का अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जितनी बार पढ़ना है एग्जाम तक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को पढ़ते रहो। एक भाई इंग्लिश में पता क्या होता है, इसे अचानक से नहीं आती हो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, एक मोमेंट पे ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आप ताजुब करोगे कि यार मेरा स्कोर कैसे बढ़ गया, ठीक है। लगातार आपको क्या करना है ना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को बार बार देखते रहो, बार बार पढ़ते रहो। ऑटोमेटिक चीजें जैसे आपने पढ़ी, आयत रोल नाइन रोल पढ़ा आपने, या नोट ओनली बटाल्स वाला रूल पढ़ लिया आपने, ठीक है। उस टाइम आपको क्लिक नहीं कर रहा कि इसको यूज कैसे करेंगे, पर ऑटोमेटिक रूल आपने पढ़ लिया, 2-5 बार पढ़ लिया, एग्जाम जैसे वो चीज आएगी ना तो आपको याद आ जाएगा कि यार इसमें क्या लगना चाहिए, कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी क्या नहीं आएगी, आपको ऑटोमेटिक 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। वो चीज सेव हो जाएगी। तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 फॉलो कर सकते हो रूल्स के लिए। वो कैब मुझे ब्लैक बुक ठीक लगती है, ठीक है। वैसे मैंने कभी यूज नहीं की, पर जो फीडबैक आते हैं स्टूडेंट्स के तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बुक ठीक लगती है, तो आप वो परचेस कर सकते हो। बाकी रीडिंग करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीजीएल मेंस के अकॉर्डिंग भी मैं तैयारी करनी है, और मेंस में क्या आता है, रीडिंग से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा आती है सीजीएल 2000 इसमें सीजीएल मेंस में, ठीक है। तो रीडिंग पे भी ध्यान देना है। आधा घंटा कुछ भी पढ़ते रहो, तुम द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, नवभारत टाइम्स पढ़ो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो चीज पढ़ते रहो। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो उसको पढ़ते रहो। जरूरी नहीं कि अंदर जाकर कोई भारी सा कोई आर्टिकल ही पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी। कोई स्पोर्ट्स न्यूज आ रखी है तो वो पढ़ो, कोई पॉलिटिकल न्यूज आ रखी है तो वो पढ़ो, कोई 2 देशों में लड़ाई की न्यूज आ रखी है वो पढ़ो, पर पढ़ते रहो, ठीक है। ये चीजें आपकी इंग्लिश को लेकर। दोस्तों देखो होता क्या है ना, एक बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जब आपके एग्जाम में 10 दिन रह जाते हैं ना, कि आज के 10 दिन बाद आपका एग्जाम है या 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप बहुत पढ़ाई करते हो। आप ना तो घर पे बात करते, ना दोस्तों से बात करते, ना कोई बाहर टाइम खराब करते, ना कोई सीरीज देखते, और पूरी ताकत लगाते हो आखिरी के 10-15 दिन। मैं चाहता हूं कि ये ताकत आप 5 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, ठीक है। सिलेक्शन मुझे पता है, आपको खुद को पता है 150 कट ऑफ गई थी सीजीएल की, ठीक है, प्री की। और क्या पता अगली बार इससे भी ज्यादा जाए, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, पर क्या पता कितनी कट ऑफ जाएगी। एक चीज जो आपके हाथ में वो है मेहनत करना। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, चीजों को कवर करते हुए चलो। आपको पता है ना, सिलेबस पता है ना, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगी जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता। मॉक्स में आप अपने मार्क्स देख ही रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए घटाते हुए चलो। आखिरी के 10 दिन हम बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज पढ़ते हैं। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो पर एमटीएस की भी ओके पढ़ रहे हो, सीएचएसएल की भी ओके पढ़ रहे हो, आपके एरर कमजोर है तो आप सीजीएल के भी एरर लगा रहे हो, सीएचएसएल के भी एरर लगा रहे हो, एमटीएस के भी लगा रहे हो। पर ये चीज 5 महीने पहले करो ना भाई, आखिरी के 5 महीने पूरी ताकत से लग जाओ भाई साहब, जिंदगी बदल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, जॉब लगने के बाद अभी तो आप हर महीने के 1 तारीख को घर फोन करते हो कि 10,000 डाल दो, 12,000 डाल दो, ठीक है, रेंट भी देना है, ये करना है वो करना है। चीजें बदल जाएगी भाई, ठीक है, चीजें 100% बदल जाएगी जब सिलेक्शन होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ सीजीएल की तैयारी केवल सीजीएल की लेनी है यार, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, सीपीओ ले लो, कोई दूसरे भी एग्जाम ले लो, बाहर के रेलवे वगैरह के, सब में सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से काम आती है, ठीक है। तो यही सब तो था एक ही मेडिकल के बारे में और पोस्ट के बारे में। सुनो मेरी बात भाई, ये चीजें तो एंड में सोचने की है। पहली बात तो बता दूं, आप फिजिकली कितने भी अनफिट हो, आपके मेडिकली 100 बीमारियां हो, फिर भी सीजीएल में आप पोस्ट ले सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। इतना ज्यादा मेडिकल का खतरनाक वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि आपका बीपी हाई है तो आपको बाहर निकाल देंगे, आपके टैटू है तो आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा वाला कुछ भी सीन नहीं है। ओनली कुछ ऐसे कुछ इंस्पेक्टर पोस्ट है, सीबीआई आईबी या एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है जिसमें हाइट चाहिए या इसमें चेस्ट चाहिए, ठीक है। तो वहां अगर आपकी हाइट ही नहीं होगी, अगर 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपकी 155, तो सीधी सी बात है बाहर निकले कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी छोटी मोटी चीजें कि मेरा एक उंगली का ऑपरेशन था, मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मेरी एक उंगली कटी हुई है, छोटी मोटी चीजें, इनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर ये चीजें मेंस के बाद सोचने की है। जब आप मेंस देके फ्री हो जाओगे, आंसर की में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो यार अब सोचते हैं कि हम कौन सी पोस्ट के लिए फिजिकली फिट हैं या मेडिकली फिट हैं या नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी हो पर आप पोस्ट आराम से लेके जा सकते हो सीजीएल में, बड़ी हो या छोटी हो पर आराम लेके जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अच्छी पोस्ट कौन सी है, बुरी पोस्ट कौन सी है, होम स्टेट में कौन सी मिलती है, बाहर कौन सी मिलती है, प्रमोशन किसमें अच्छा है, ये सब चीजें भाई बाद की है। अभी मत सोचो, अभी तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 130 स्कोर कैसे करना है। मैं कैसे भी करके 130 140, मैं जब तैयारी कर रहा था तो हमेशा पिछली बार की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखता था। मैं 18 सीजीएल दिया मैंने, तब 17 की मैं कट ऑफ देख रहा था कि मेरा टारगेट था कि 126 नंबर आने चाहिए मेरे एग्जाम में, मिनिमम 126 तो मेरे आने ही चाहिए, ठीक है।
और जब मैंने सीजल 20 दिया तो मैं 19 की कट ऑफ देख रहा था, 147.5 गई थी। तो आप जब अगला सीजल दे रहे हो तो पिछली बार की कट ऑफ टारगेट रखो कि जब 150 तो आपके रो मार्क्स आ जाने चाहिए। ये सब बातें उसके बाद की है कि मेडिकल क्या होगा, पोस्ट क्या होगा, मुझे ये बीमारी है, ये कुछ भी, ठीक है। अभी आपके हाथ में क्या है, कोर्स कंप्लीट करो अच्छे से। प्रीवियस ईयर जितना आप नहीं करोगे ना भाई, अगर भाई तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरा कोई दोस्त मेहनत कर रहा है, तेरा कोई दुश्मन मेहनत कर रहा है और वो सिलेक्शन लेके जाएगा, वो 100% सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये छीननी पड़ेगी भाई। ऐसे तो ही नहीं 10th या 12th की तरह कि आप भी पास हो रहे हो, आपका दोस्त भी पास हो रहा है, पूरा मोहल्ला पास हो रहा है, नहीं। ये कंपटीशन है, सिलेक्शन एक मोहल्ले में एक का ही होगा जो ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। तो पूरी ताकत से लग जाओ। मुझे उम्मीद है कि सारी लगभग चीजें मैंने आपको बता दी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डाला हुआ है, ज्वाइन कर लेना। तो एक एक चीज जितना मैं लिख के आया था लगभग मैंने सब शेयर कर दी। फिर भी कोई छूट गई होगी तो मैं अगली वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। कोई आपको लग रहा है कोई चीज छूट गई तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी लग जाओ दोस्तों, ये परफेक्ट टाइम है सीजीएल की तैयारी करने के लिए। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, सब बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर आने के बाद तो सारी दुनिया तैयारी स्टार्ट कर देगी। फिर फर्क क्या है आप में जो और दूसरे बंदों में फर्क क्या है, और स्टूडेंट में फर्क कहां आ रहा है यार। अगर सभी लोग एक साथ तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं होता। अभी से तैयारी करो ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब भी सीजीएल का कोई कैलेंडर आए, उसमें सीजीएल जो इसकी एग्जाम डेट वगैरह कुछ भी आए तो आप तैयार हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर कि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हमारा एग्जाम तो आज ले लो, ठीक है। तो गुड लक, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो यहां तक देखा। बाकी कोई कमी रहेगी वीडियो में तो मैं जरूर कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। अदरवाइज अन्य दूसरे वीडियो में मैं वो चीज बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।